फादर क्रिटिकली इल हो गए लीवर के डिजीज़ से। वो समय बहुत मेरे लिए ऑकवर्ड था। मेरे मतलब मेरे ताऊ जी या मेरे जो रिलेटिव्स थे मुझे फ़ोन करते थे, यार तू कहाँ है? मैं कहा जी मैं एलपी हूँ। क्या कर रहा है? मैं कहा जी मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ। कहता है यार बाप खुद डॉक्टर, बाप ने डॉक्टर बनाया, बाप को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और तू वहाँ साइंटिस्ट बन रहा है, तू पता नहीं बनेगा क्या। मैंने अपने आप को समझाया कि वो फील्ड अब तेरे लिए नहीं है। अब भगवान ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए हैं कि अगर तू कनाडा चला गया तो पापा तेरे गए। अगर अब ये ठप्पा लग गया था कि धब्बा लगने वाली बात थी कि यार बाप कि बीमार अगर था। पापा इस वजह से जाना उन्होंने है ही, हमें पता था उनके लीवर की डिजीज़ है, वो टर्मिनल है, पर अगर कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें जुड़ जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए एक मलाल रहेगा मन में। और इस जर्नी के दौरान सिर्फ आपने अपने दिल से पूछना है, अगर आपका ऐसा पैशन है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है, आप नहीं कोप अप कर पा रहे उस सिचुएशंस को, कुछ नहीं है दुनिया में और बहुत कुछ है। आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब हैं, उनकी 3 बेटियाँ, पहली बेटी एमबीबीएस, दूसरी बेटी एमबीबीएस, तीसरी बेटी सबसे इंटेलिजेंट। पहला चांस एमबीबीएस का नहीं क्लियर हुआ, दूसरा चांस एमबीबीएस का नहीं क्लियर, फेडअप हो गई ज़िंदगी में, ये किया कि अब साला डॉक्टर नहीं बनना, अब तो डॉक्टर से ऊपर ही जाना। अच्छा। उसने डीयू से लॉ किया, लॉ करने के बाद जुडिशरी किया, आज वो कड़कड़ डुमा कोर्ट की जज है। डॉक्टर क्या है उसके सामने? हेलो भाई, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और यही दुआ हमेशा आप तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते रहें। हर बार पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स हमारे साथ होते हैं, या तो आपको मोटिवेट करके जाते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, अच्छे अच्छे टिप्स दे के जाते हैं। आज का ये पॉडकास्ट गारंटी से कह देता हूँ मैं, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित आहूजा, जो कि CEO हैं सद्भावना हॉस्पिटल फतेहाबाद ब्रांच के। डॉक्टर साहब स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार जी, थैंक यू। ठीक ठाक है? बिल्कुल बढ़िया। अक्सर डॉक्टर पूछते हैं मरीजों को कि ठीक ठाक है, हम डॉक्टर को पूछते हैं कि आप ठीक ठाक हैं। आपका धन्यवाद। कैसी रही जर्नी आपकी? शुरुआत कैसी होती है? एक जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना, एक छोटे से गांव से निकल के सनियाना गांव, जो कि लगभग ये टोहाना, माफ़ करना, भूना के आस-पास पड़ता है, जी जी। और वहाँ से एक गांव से निकल के डॉक्टर की जर्नी शुरू करना, फिर एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना, और उस ब्रांच का, उस बिल्डिंग का, उस हॉस्पिटल का इतना बड़ा नाम हो जाना, ये जर्नी कैसी रही? ये जर्नी इंटरेस्टिंग थी सर। ये जर्नी जैसा आपने कहा कि गांव से ही शुरू हुई थी। मेरा गांव सनियाना है। मेरे फादर एक आरएमपी डॉक्टर थे, मदर टीचर थे, थे नहीं हैं वो तो, पर अब टीचर तो नहीं है, रिटायर्ड है। तो एक छोटे से गांव से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। 5th तक की स्कूलिंग मेरी गांव में ही हुई है। उसके बाद पेरेंट्स ने अपने रिलेटिव्स के यहाँ मुझे भेज दिया कि थोड़ी सी अच्छी बेटर एजुकेशन के लिए। तो फिर मैं नरवाना, उसके बाद कैथल, यहाँ पे मैंने 10th किया, फिर उसके बाद +2 किया डेरा सच्चा सौदा से पढ़ा हुआ मैं, +1 +2। उसके बाद एक मेहनत करने का जज्बा था शुरू से ही, और एक ईमानदारी पे रहने की वो थी। बहुत सारे बच्चे थे हमारे साथ जो नहीं मेहनत करते थे, पर हमने कभी वो लाइन चूज़ ही नहीं की। ना कोई नशे में बम पड़े, ना ही कोई हमने गलत आदत पकड़ी, क्योंकि पिता ने मेहनत की थी हमारे सामने, हमने उनको देखा था। तो हमारा एक ही सपना था कि पिता की मेहनत को हमने रंगत लगानी है। तो आगे आगे हम बढ़े। उसके बाद हम +2 के बाद मैंने अपना, जैसे अब नीट है हमारे टाइम, PMT होता था, अपना पेपर दिया, तो BMS में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छी मेरी स्कूलिंग, उसकी कॉलेज लाइफ भी ठीक रही, बढ़िया रही। उसके बाद एक ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया सर कि पंजाब में थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, चाहे बेशक मेडिकल ग्रेजुएशन था आयुर्वेदिक का, पर मेरे साथ के मेरे 30 का बैच था और 27 लड़के बाहर मूव करके, 27 लोग अब्रॉड जाके सेट हो गए। जब वो ट्रेंड चला था कनाडा का, तब कनाडा का वही ट्रेंड था। ओके, वहाँ पढ़ाई के लिए एज ए लेबर जैसे जा रहे थे? लेबर की तरह सर, कोई ड्राइवर बन रहा था, ग्रेजुएशन करने के बाद भी? ग्रेजुएशन करने के डॉक्टर की मतलब BMS में? BMS करने के बाद भी। ओके। बट हम उस तरीके से नहीं जाना चाहते थे, हमें संस्कार कुछ ऐसे थे, हमारी फैमिली कुछ ऐसी थी। तो हमने मंथन किया कि हम कैसे बाहर जाएं। बस वो एक फितूर होता है ना सर, वो 13 वाला जो फितूर होता है वो चढ़ा हुआ था। तो मैंने MSc बायोटेक, एक फील्ड होता है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ के हम आगे PhD के लिए या अगली पढ़ाई के लिए हम वहाँ जाते हैं। तो मैंने वो लवली में, मतलब LPU से? हाँ, LPU से एक मतलब
आप लाइफ का ऐसा दौर देखो जब आप डॉक्टर बन चुके हो और आप एक स्टूडेंट बनने जा रहे हो, वो भी। और मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे जो हमें पढ़ाते दोबारा बैचलर करने जा रहे थे? दोबारा मास्टर्स करने जा रहे थे, एक मतलब एक वैसी डिग्री के बाद। और मैं आपको बताता हूँ जो वहाँ हमारी मैथ की टीचर थी वो हमारे से छोटी थी। बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिनको हमारे से कम ज्ञान था। उनकी क्लासेस में जब वो मेडिकल के लेक्चर आते थे तो मैं उनको कह देता था आप बैठो मैं देता हूँ। अच्छा, ऐसा भी था? हाँ हाँ वो बिल्कुल आपने था। सीखा हुआ था आपकी ग्रेजुएशन के टाइम में? क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन कुछ अलग तरीके से, जैसे आपको बताता हूँ टीबी की दवाइयाँ। तो टीबी की एक टिपिकल सी दवाइयाँ होती हैं, वो जब बोलते रिफम्पिसिन तो उनके मुंह से नहीं निकलता था, और हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ था, हम तो दे चुके थे लोगों को। तो उस समय मैंने सर को एक बार इंटरप्ट किया, मैं कहा सर आपकी जो मेडिसिन की प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे वो नहीं है, बट मेरा इसमें थोड़ा ज्ञान है, आप बैठो मैं सॉरी, टीचर्स की ईगो नहीं हर्ट होती थी उस टाइम की, यार कल का बच्चा आज हमें पढ़ा कल रहा का है? बच्चा नहीं था ना सर, उनके अकॉर्डिंग तो कल का बच्चा ना। नहीं नहीं, उन टीचर्स को भी पता था, वो भी सम्मान करते थे, उनको भी पता था कि इनका एम्बिशन कुछ हो रहा है, ये हमारे से इक्वली या थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़े हुए हैं, ये प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, खुद डॉक्टर हैं, उनको इंट्रोडक्शन थी हमारी। और हमने अपना कहने के बाद वहाँ पे जो डीन है उनसे मिलके क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट ऐड कराए हमारे क्यूरिकुलम में जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे या जो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, जो बैटक से थोड़ा सा हट के थे पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। तो वो वहाँ पे सफ़र रहा। उस टाइम जब कनाडा जाने का सर टाइम आया तो मेरे फादर क्रिटिकली इल हो गए लीवर के डिजीज़ से। वो समय बहुत मेरे लिए ऑकवर्ड था। मेरे मतलब मेरे ताऊ जी या मेरे जो रिलेटिव्स थे मुझे फ़ोन करते थे, यार तू कहाँ है? मैं कहा जी मैं एलपी हूँ। क्या कर रहा है? मैं कहा जी मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ। कहता है यार बाप खुद डॉक्टर, बाप ने डॉक्टर बनाया, बाप को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और तू वहाँ साइंटिस्ट बन रहा है, तू पता नहीं बनेगा क्या। मतलब वो टाइम हमारे लिए मेरे लिए इतना स्ट्रगल का था कि मैं पूरी फैमिली ने मेरे को मतलब हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज किया? हाँ पूरी फैमिली ने बिठा के मतलब मुझे धुतकारा एक तरीके से। वो ज़रूरी भी था क्योंकि मेरे फादर उस टाइम 5-5 7-7 दिन हॉस्पिटलाइज रहते थे लीवर की डिजीज़ से। मैं छुट्टी लेके आता था, 2 दिन रह के मिल के चला जाता था, मेरा अपना वहाँ शेड्यूल था। फिर मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला लिया, मैं कहा अमित कुमार भाई ऐसे नहीं चलना काम, तू छोड़ दे, कोई बात आप नहीं। अपने आप को क्या नाम लेके बुलाते हैं? एक होता नहीं, मैं अपने आप को कहता हूँ ना समरी यार ऐसे मत कर, यार ना सौरभ ऐसे मत कर। आप अकेले में बात करते हैं, डॉक्टर अमित बोलते हैं कि नहीं? मेरा निकनेम सोनू है। ओके। पर सोनू भी कह देते हैं, अमित भी कह देते हैं, कोई अब अपने आप से जब बात करते हैं अमित ही बोलते हैं। ओके। तो मैंने अपने आप को समझाया कि वो फील्ड अब तेरे लिए नहीं है। अब भगवान ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए हैं कि अगर तू कनाडा चला गया तो पापा तेरे गए। अगर और ये ठप्पा लग गया था कि धब्बा लगने वाली बात थी कि यार बाप कि बीमार अगर पापा इस वजह से जाना उन्होंने है ही, हमें पता था उनकी लीवर की डिजीज़ है, वो टर्मिनल है, पर अगर कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें जुड़ जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए एक मलाल रहेगा मन में और समाज के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो मैंने वहाँ पे उसको छोड़ा। मैंने पता किया कि अब इसको पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि जो काम कर लिया देखो उसको पूरा भी करना हमारा एक वो होता है। तो मैंने एमएससी बायोटेक का लास्ट सेमेस्टर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में लिया। ओके। अच्छा, आप एमएससी कर रहे थे वहाँ पे? एमएससी मुझे लगा बीएससी कर रहे थे, सॉरी। नहीं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहा था। तो मैंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में अपने ये इसमें हिसार में एचएयू में लिया। और वो फेज़ ऐसा था, कहाँ तो कैंसर की रिसर्च थी और कहाँ सारा दिन चिक पी के पौधों पे रिसर्च थी। ये ना हमारा इंटरेस्ट था, बस जैसे तैसे करके पूरा किया। और मैं आपको बताऊँ मैं कैसे जाता था, सुबह उठता था 6 बजे, ओपीडी स्टार्ट करता था, 9:30 बजे ट्रेन पे ओपीडी को बीच में छोड़ के 5-7 मरीज बैठे होते थे। मैं कहा जी मैं शाम को आऊँगा। देखो मैं जाता था, अपना लेक्चर लगाता था शाम, या अपना जो प्रैक्टिकल करता था, शाम को आके 5 बजे फिर ओपीडी स्टार्ट करता था और 10 बज जाते थे मेरे को अपने क्लिनिक पे, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो वो बड़ा स्ट्रगल का दौर रहा। तो पर वहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भगवान को यही मंजूर है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ठीक है मेरे लिए। मतलब मैं जो वहाँ जाके एक डिफरेंस का भी पता लग जाता है सर। या मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, दुनिया हमारे को अप्रिशिएट करती है या दुनिया हमारे से मेडिसिन लेती है या थैंक यू करती है, ग्रेटिट्यूड करती है, पर जब हम उस तरीके के फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पे आप अभी शायद लैब टेक्नीशियन के बराबर हो, तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वो रिस्पेक्ट को हम मिस कर रहे थे जी। तो उस टाइप से फिर दोबारा से मेडिकल फील्ड में एंट्री की और एक चीज़ पल्ले बांध ली कि अब इसको नहीं छोड़ना, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए आज इसको नहीं छोड़ना। तो वो एमएससी ने मुझे कहीं कोई बेनिफिट करिकुलम में शायद ना दिया हो, पर एक सीख दे दी कि अब मेडिकल फील्ड को नहीं छोड़ना और जो काम करना है स्टेबिलिटी से करना है। मैं जैसे ही अपना इधर आया उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली
फतेहाबाद में आने की, फतेहाबाद में मैंने बहुत मेहनत की सर। 13-14 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। मैंने शुरू में बहुत मेहनत की। यहाँ पे एक मेरे गुरु हैं डॉक्टर अंशुल सहगल, उनके साथ उनका मेरे को बेहतरीन साथ मिला। उनके साथ मैंने अपना पार्टनरशिप में बिजनेस किया और आज एक अच्छे लेवल पे मैं हूँ। मुझे बहुत फोकस खुशी है। कैसे हो? जैसे आपने कहा कि यार मेरे को तो हो गया कि मैंने ये करना है। जो आज की जनरेशन है ना, वो फोकस तो है लेकिन वो डगमगा बहुत रही है। वो अपने आप को स्टैंड ही नहीं कर पा रही कि यार मैंने जो डिसीजन ले लिया, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो आपने कैसे किया? थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूर दें। हाँ, फोकस ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ अपने मन से पूछना है कि क्या काम करके आपको खुशी मिलती है। जैसे मैंने बताया कि मुझे डॉक्टरी करके खुशी मिल रही थी, एक रिस्पेक्ट मुझे लगती थी, मेरे को एक डिग्निटी लगती थी डॉक्टरी की। तो कोई भी ऐसा काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता सर। आज का समाज इतना खुला है, आप एक प्लेयर बन के भी बहुत ऊपर के लेवल तक जा सकते हैं। मैं तो फतेहाबाद के कई बार कुछ एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पे अपने कोई किसी की हलवाई है या पकोड़े की शॉप है और वो यहाँ के टॉप बिजनेसमैन हैं बिल्कुल। फतेहाबाद के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम बड़ा है या छोटा है, सिर्फ आपको अपनी एक परफेक्शन के लेवल को उस तरह लेके जाना है कि आप उस टॉप पे पहुंच जाएं। और फोकस के लिए बच्चों के लिए या लगा लीजिए यूथ के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपने मन से पूछें आप क्या करना चाहते हो। जो आप करना चाहते हो बस उसको अपना गोल बना के हर वो कर्म करें जो वहाँ तक आपको लेके जाए। अगर आप सिर्फ इसी सोच के साथ चलेंगे ना, कोई नशा आपको ख़राब बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बस आपको हर कर्म में ये देखना है कि क्या ये मेरे उस गोल के लिए मेरे बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है ना करता हो कोई कर्म, तो आप उसको छोड़ दें। अगर फेसबुक पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके गोल तक नहीं लेके जा रहा, तो जस्ट लीव इट। कुछ इस तरीके की सोच के साथ चलेंगे तो मेरे ख्याल से फोकस भी क्लियर रहेगा और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। डॉक्टर इमोशनल होते हैं सर। एज ए आप डॉक्टर हैं, अब आपका हॉस्पिटल भी है, आप पेशेंट को एज ए कस्टमर लेते हैं कि एज ए पेशेंट लेते हैं? ये बड़ा सवाल है। मैंने बड़ा बारीकी से देखा है डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट देते थे वक्त कि वो एज ए कस्टमर ही लेते हैं। नहीं, एक्चुअली ना दुनिया में हर तरीके अगर का पेशेंट समझ के लेंगे तो इमोशन होंगे। आई थिंक ये मेरी सोच है। दुनिया में हर तरीके का इंसान है। किसी इंसान को दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता और हर आदमी की अपनी एक सोच है। डॉक्टर्स वो भी हैं जो बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर वो भी हैं जो इमोशंस। हाँ, एक बात आपकी ठीक है कि जब हम डेथ को इतनी नज़दीक से फेस करते हैं, हम रोज़, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टाइम में रोज़ 4 या 5 लोगों को हम डिक्लेयर करते हैं, तो उस तरीके के इमोशंस तो हमारे अंदर नहीं रह जाते कि हमारे को किसी की डेथ पे रोना आ जाए या हम इमोशनली वो हो जाए, वो तो नहीं रहता। बट एक पिटी, एक दया, एक वो भाव जब तक डॉक्टर के अंदर नहीं होता तो वो सर डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर एक सर्विस है, ये प्रोफेशनल एक सर्विस है। अगर आप ये मान के चलोगे ना, ये सेवा है जो भगवान राम ने, जो किसी गुरु अल्लाह वाहिगुरु ने मुझे दी और मुझे ये करनी है, तो आप फिर पेशेंट के साथ ना आप चीटिंग कर सकते, ना आपको इस चीज़ की कोई बदनामी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं या जो भी है, हमें खुशी है, वो हमारे ठीक से अप्रिशिएट करते हैं और वो समझते हैं कि ये डॉक्टर हमारे लिए पेन लेते हैं। डॉक्टर ऐसे भी हैं जो रात को 11 बजे फ़ोन करके खुद बच्चे का हाल भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसे भी हैं? हाँ, ड्यूटी तो बड़ी है, तो 24 घंटे की ड्यूटी है अगर आप अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो? 24 घंटे की ड्यूटी है सर, पर थोड़ा सा बिजनेस में भी हैं और डॉक्टर भी हैं और अभी आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो एक वर्क डिवीज़न करना होता है। आज ही मैं कहीं किसी डॉक्टर के पास था, मैं ये देख रहा था कि वो डॉक्टर, वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे डॉक्टर, वो कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे। तो मैं जब वो पहुंचा तो वो अपनी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहाँ पे उनका जो हॉस्पिटल था बिल्कुल खाली था, कबूतर नहीं था बीच में, और जैसे ही वो आगे मक्खियों की तरह लोग आ गए। तो मतलब मैंने उनको भी समझाया, मैं कहा सर ठीक है, आपका रिस्पेक्ट है, खुशी है, सारा कुछ है, पर आप कब तक? एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप इस प्रोफेशन से थोड़े से एज्ड हो जाओगे, इस प्रोफेशन को नहीं कर पाओगे, या जब आप बिज़नेस बढ़ाना चाहोगे, तो आपको ये अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। हमें विश्वास करना भी सीखना पड़ता है, हमारे जूनियर डॉक्टर्स को स्किल्ड भी करना पड़ता है। उस स्किल के बेस पे वो अपनी ग्रोथ करें और हमें रिस्पेक्ट दें और हमारे से काम सीखें और हमें काम दें वापस। यही एक ऐसी अप्रोच है जिससे आप थोड़ा सा फ्री रह सकते हो। नहीं, हमारे तो बिजनेस ऐसा है, चाहे आप 24 घंटे वहाँ रहो, कोई आपको मना नहीं है। सर, डॉक्टर का एक चीज़ मैंने और देखी है, जो बच्चे अब नए डॉक्टर बन रहे हैं, जो नीट जिनका एक बारी में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट रह गया, उनके अंदर ना नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, सुसाइडल। अगर
स्टूडेंट ने अगर सुसाइड किया ना, देखो या तो नीट वाले ज़्यादा करते हैं या इंजीनियर ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा, रीड भी किया होगा। जी, जी। तो जो लोग अब देखेंगे पॉडकास्ट, जो यूथ देखेगा, जो नीट की तैयारी कर रहा है, हाउ बूस्ट कैसे कर सकते हैं उनकी एनर्जी को कि यार ऐसा स्टेप मत पिक कीजिए आप। 3 चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये मैं 3 सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ जिनसे आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्रिकेट का मैच है। जी। क्रिकेट का एक मैच चल रहा होता है। मैंने भी सुना आप भी क्रिकेटर हैं पुराने और क्रिकेट में विश्वास रखते हैं। तो हर जो इंसान जो भारत में हमारी एज में है उसने क्रिकेट को देखा है, समझा है, सारा कुछ करते हैं। हम बहुत चीज़ें उससे कोरिलेट भी कर लेते हैं। जी। पहली गेंद होती है आपकी खाली चली जाती है, जी। दूसरी होती है खाली चली जाती है, तीसरी बॉल भी खाली चली जाती है, चौथी पे हमें प्रेशर महसूस होने लग जाता है कि कुछ करना है, पाँचवीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, और छठी ऐसी होती है जिस पे हम 6 लगा देते हैं, वो बराबर हो सकता है। जी। तो अगर आपकी पहली नीट का पहला चांस, दूसरा चांस, तीसरा, 6 से ज़्यादा तो आप चांस नहीं लेते ना। तो क्रिकेट से कोरिलेट करें कि अगर आपका पहला चांस खाली चला गया तो कोई बात नहीं, सेकंड बॉल आएगी, थर्ड आएगी, आप ट्राई करते रहें। दूसरा, मैं इसको आपको 3 चीज़ें मैंने कही थी, एक चीज़ और भी है कि दुनिया में सिर्फ नीट ही कुछ नहीं है। ये नहीं है कि आज दुनिया ख़त्म हो जाएगी नीट के बाद। अगर आपका इस जर्नी के दौरान सिर्फ आपने अपने दिल से पूछना है, अगर आपका ऐसा पैशन है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है, आप नहीं कोप अप कर पा रहे उस सिचुएशंस को, कुछ नहीं है दुनिया में, और बहुत कुछ है। आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं, आराम से लीजिए। सर, जो समाज के रूल है ना, जो समाज की सुइयाँ हैं, जो रिश्तेदार जान पहचान के लोग सुइयाँ चुभोते हैं कि बना लिया डॉक्टर, उससे फिर कैसे उभरे बंदा है ना। उसके माँ बाप को बड़े चुभन होती है कि यार मैंने बनाने की सोची थी। मेरी फैमिली में मेरे एक कज़न है, मतलब वो ब्रिगेडियर साहब हैं, उनकी 3 बेटियाँ हैं। पहली बेटी MBBS, दूसरी बेटी MBBS, तीसरी बेटी सबसे इंटेलिजेंट। पहला चांस MBBS का नहीं क्लियर हुआ, दूसरा चांस MBBS का नहीं क्लियर, फेडअप हो गई ज़िंदगी में, ये किया कि अब साला डॉक्टर नहीं बनना, अब तो डॉक्टर से ऊपर ही जाना है। अच्छा। उसने DU से लॉ किया, लॉ करने के बाद जुडिशरी किया, आज वो कड़कट डुमा कोर्ट की जज है। डॉक्टर क्या है उसके सामने? एक डॉक्टर उसके सामने, मतलब वो तो कई डॉक्टरों को तो हायर कर सकती है, कैसे भी मान लीजिए, मतलब उसकी डेजिग्नेशन का कोई मुकाबला ही नहीं है। श्री अरविंद केजरीवाल का केस उनके पास है, वो मेरी कज़न है, मैं जानता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं किसी लाइफ में किसी टाइम पे अगर आपको ऐसा कुछ वो आ रहा है तो आपको फेड अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। पेरेंट्स क्या करें, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा हुआ, मेरे कज़न हैं 2, आज वो MBBS कर रही हैं, उनके पहला अटैम्प्ट रह गया, दूसरा रह गया, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी एनर्जी थी। मेरे मामा जी हैं, वो बहुत एनर्जी उनको बूस्ट करते थे कि यार तुम कर जाओगे, मुझे पता है, और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तो पेरेंट्स का मेन अहम रोल होता है इस प्रोसेस में। पेरेंट्स मोटिवेटर, पेरेंट्स से ज़्यादा मोटिवेशन तो किसी से होता ही नहीं। हम जब से संस्कार ले लीजिए या शुरू से हम पेरेंट्स के छत्र छाया में पल्लों में ही रहते हैं, तो पेरेंट्स एक अच्छे मोटिवेटर होते हैं। और पेरेंट्स, और आजकल तो मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही पेरेंट्स को है। बच्चों की तो ट्रेनिंग बाद में होगी, पहले तो पेरेंट्स को ही अपने माइंड, पेरेंट्स को भी अप टू डेट होना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं वो लोग, कि ये जो धारणा उनके दिमाग में बनी हुई है कि ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं, तो उनको चेंज करना पड़ेगा ना। मैंने अपनी खुद की लाइफ में मेरी मैडम को या खुद को या मेरे सर्कल में जो लोग हैं उनको इतना चेंज किया है बच्चों के प्रति कि आप बच्चे को कुछ भी मतलब गलत ना कहें। हम कहते हैं तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। ये जो हमारे जो शुरू से हमारे बिलीफ सिस्टम होता है ना सर, आजकल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लीजिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस पर बहुत डीपली रिसर्च कर रहा हूँ। तो जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ये आदमी को बार बार अगर वो करता है, कोई भी पढ़ाई में अगर थोड़े कम नंबर आ जाते हैं, स्पोर्ट्स में थोड़ा कम रह जाता है, फर्स्ट नहीं आ पाता, मतलब फर्स्ट सबको यार थोड़ी फर्स्ट आना है, और सारे फर्स्ट आके कहाँ चलेगी। मेरे को ये याद है कि जो हमारे क्लास में टॉपर थे वो आज कहीं नहीं है, मेरे आसपास भी नहीं है। और आपको हर जगह ऐसे ही दिखेगा, जो क्लास में कोई बहुत टॉपर होते हैं वो कभी अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, वो हमेशा नौकरी करते। मैं भी बैक बेंचर था। हाँ, वो नौकरी करते रह जाते हैं। सर, नौकरी या बिजनेस? बिजनेस, 100% बिजनेस। नौकर चाहे 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले ले, वो नौकर रहता है, वो किसी के लिए काम कर रहा होता है। बिजनेस वाला अपने काम को अगर 10 हज़ार का शुरू किया, वो लाखों करोड़ तक लेके जा सकता है। ये तो सही है ना? बिल्कुल, बिजनेस। लेकिन हमारा समाज रिस्क उठाने को तैयार नहीं है ना, वो 25, 30, 50 लाख का। नहीं, रिस्क तो समाज को अपनी सोच तो देखो इस मामले में तो बदलनी है कि हमें हमेशा अब भारत का जो सिनेरियो है ये है, जितना यहाँ यूथ है,
हमें अब नौकर नहीं चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो अपना बिजनेस बनाए। हम सरकार के डिपेंड नहीं रह सकते। जी सरकार कितने लोगों को नौकरी दे देगी आप ये बताओ। लोग जी, ग्रुप डी के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, ग्रुप सी के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। किस लिए? हमें अपने स्किल पे काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करनी है और ऐसा सिस्टम बनाना है कि लोग प्राइवेट पे ही उतने। और हम जैसे मैं हूँ, अब हमने कभी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मुझे नहीं याद आता। कभी दिया भी होगा तो वो जस्ट एक ये देखने के लिए दिया है कि है कितने क्या? लोग वहाँ आते हैं बस। और इसमें तैयारी वारी करके कभी नहीं, क्योंकि हमें उधर कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो भाई मेरे, बिजनेस बेस्ट है, एंटरप्रेन्योर बनाओ अपने बच्चों को, नौकरी के पीछे मत पड़ो। कई बार नौकरी में ही मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चा आ जाता है कि नौकरी नहीं मिल रही। आजकल नौकरी कौन सा आसान है। तो बच्चे जैसे आपने बताया सुसाइडल अटैम्प्ट या ये करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। डॉक्टर भगवान होता समाज की नज़र में? समाज की नज़र में पहले 100% होता था, अब शायद 30-40% होता है। थोड़ा सा समाज को लेके, कुछ प्रोफेशन को लेके नेगेटिविटी सी कुछ 10-20 सालों में डेवलप हुई है। पर कोई नहीं, डॉक्टर तो देखो हर आदमी का अपना प्रोफेशन है, डॉक्टर अपनी उससे बेस्ट करता है, पर उसका प्रोफेशन है ऐसा कि वो मतलब अगर अपना बेस्ट करता है तो पेशेंट की लाइफ सेव कर सकता है। और जो आदमी किसी की दूसरे की लाइफ बचा ले, उसी को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर इतना स्किल्ड हो सकता है। हमारे, अब आपने सुना होगा ALS BLS, जो लोग एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट को अच्छे से जानते हैं, वो पेशेंट को, मतलब मैंने देखा है, हमारे पास आते हैं, मरा हुआ पेशेंट उठा लेते हैं कि पेशेंट आया गेट पे तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा हुआ है? ये बहुत मिरेकल बार ही सर, है। बहुत बार है, हज़ारों बार, कि पेशेंट को हमने 15-20 मिनट में, आधे घंटे में CPR करके और उसको सांस आने लग गया। क्योंकि बॉडी का फिनोमिना है, बॉडी को डेड होते हुए टाइम लगता है। बट अगर अपन उसमें उसको प्रॉपर से रेसिसिटेट कहते हैं, रेसिसिटेट कर लें तो चीज़ें शुरू हो सकती हैं वापस। इंसान का शरीर एक मशीन है कि इसमें कुछ नेचर की अलग से पावर है कि आप कह दें कि यार, जिसको लोग कहते हैं कि आत्मा टाइप चीज़ें है? कुछ विश्वास? आप तो बड़ी नज़दीक से आए, इंसानों को अपनी आगे मरते भी देखा है। इन चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, पर आत्मा होती है। आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा कुछ नहीं है। अब आपने कई बार सुना होगा कि हमने जी शरीर का वजन था 900 किलो, मरने के बाद देखा 20 ग्राम कम हो गया, ये बकवास है। आत्मा एक एनर्जी है, एनर्जी का कोई ऐसा वेट नहीं होता। आपने बात की कि इन शरीर मशीन है या नहीं है। मशीनरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर एक मशीन है। इसके भी जैसे मशीन के कल पुर्जे होते हैं, इसमें भी अगर लीवर है, किडनी है, हार्ट है, दिमाग है, ये सारे इसके पुर्जे हैं। जैसे हम कई बार क्रिटिकल इल पेशेंट में कहते हैं कि अगर कोई मशीन होती तो आपका चेंज कर देते, आपका चेंज तो नहीं कर सकते। MODS के पेशेंट होते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा होता है।